हेलो व्यूवर्स, वेलकम। आई एम शालिनी पांडे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में। हैमलेट इज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवेल्युएट हैमलेट इज़ अ रिवेंज ट्रेजेडी। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ये देखिए, दिस इज़ अ पोस्टर ऑफ हैमलेट। हियर द फुल नेम इज़ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। दिस इज़ हैमलेट। ये ग्रेवयार्ड सीन है इसमें। व्हाट इज कॉल्ड रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज ट्रेजेडी क्या है? रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज मीन्स बदला, ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी. सो रिवेंज ट्रेजेडी ड्रामा in which the dominant motive is revenge. Here in this kind of drama, in tragedy, जो मेन मोटिव होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, एम होता है, वो है रिवेंज, बदला लेना. फॉर अ रियल और इमेजिन इंजुरी. इसमें जो इंजुरी है, जो कारण है, रीज़न है, वो एक्चुअल में भी हो सकता है और वो इमेजिन भी हो सकता है कि किसी को लगे कि हाँ, इसने मेरे मेरे खिलाफ कुछ किया है, मेरे किसी अपने का मर्डर किया है, या जो भी इस तरह से हो सकता है. It was a favorite form of English tragedy in Elizabethan and Jacobean eras and found its highest expression in William Shakespeare's Hamlet. तो ये जो काइंड ऑफ ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का एक प्रकार है जो कि एलिजाबेथन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उनके बीच में. 16th सेंचुरी ऑडियंस के बीच में ये जो फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी है. और ये जैकोबियन एरा, जो जिस समय किंग जेम्स थे, उस समय भी बहुत पॉपुलर था ये. और शेक्सपियर ने तो बहुत सारे रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है. उसमें से सबसे अगर फेमस है तो वह है हैमलेट. उसके अलावा एलिजाबेथन एज में थॉमस किड करके भी एक राइटर थे. थॉमस किड्स द स्पेनिश ट्रेजेडी एंड जॉन वेबस्टर्स द डचेस ऑफ माल्पी इज ऑल्सो रिवेंज ट्रेजेडी. तो थॉमस किड ने लिखा है द स्पेनिश ट्रेजेडी, और जॉन वेबस्टर जो जैकोबियन एरा के ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे, उन्होंने लिखा है डचेस ऑफ माल्फी. आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा ये सब. डचेस ऑफ माल्फी तो सिलेबस में रहता ही है. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रिवेंज ट्रेजेडी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं. तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं. रिवेंज ट्रेजेडीज टिपिकली कंसिस्टेड ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. तो क्या होने चाहिए इसमें? एक तो घोस्ट होता है, घोस्ट एंड सुपरनैचुरल. घोस्ट होता है, विचेस होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मैकबेथ हैमलेट में क्या है? घोस्ट है. हैमलेट के फादर का घोस्ट रहता है, सुपरनैचुरल एलिमेंट है ये. नेचुरल से परे होता है सुपरनैचुरल, ये सबको बोला जाता है, जैसे विचेस वगैरह को बोलते हैं. मर्डर, इसमें मर्डर होता ही है, एक से भी ज़्यादा मर्डर होते हैं, सुसाइड होता है, इस तरह से बहुत ही सेंसेशनल काइंड ऑफ ट्रेजेडी होता है ये. इंसैनिटी होती है, मैड सीन्स होते हैं, जैसे कि हैमलेट में हमने देखा है कि जो हैमलेट है वो तो मैड बनने का एक्टिंग करता था, मैड होने का एक्टिंग करता था, और जो ओफिलिया थी, उसकी लवर थी, वो एक्चुअल में मैड हो जाती है अपने फादर के डेथ के बाद. सो दिस काइंड ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिवेंज ट्रेजेडी, जो कि हैमलेट में भी है. इसलिए हैमलेट एक परफेक्ट रिवेंज ट्रेजेडी है. अ करेक्टर सीकिंग रिवेंज अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स फॉर अ रियल और इमेजिन रॉन्ग डूइंग. इसमें जो कैरेक्टर है, जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है या प्रोटेगनिस्ट है, ये इसमें इन लोग को रिवेंज लेना बहुत ज़रूरी है, बदला लेना बहुत ज़रूरी है. उसमें उनका जो अपोनेंट है उससे स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है या स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, या खुद ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है. जैसे कि इसमें क्या होता है, हैमलेट में हैमलेट बदला लेना चाहता है अपने फादर की डेथ का, अपने चाचा क्लॉडियस से, जो क्लॉडियस खुद राजा है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर अपोनेंट है. उसके अलावा इसमें पोलोनियस का जो बेटा है लियटिस, वो अपने फादर का बदला लेना चाहता है. इसके अलावा एक और करेक्टर है फोर्टिनब्रास करके, जो नॉर्वे का राजा है, वो अपने फादर का बदला लेना चाहते हैं. इस तरह से लगभग इसमें 3 बेटे हैं जो अपने फादर का डेथ का बदला लेना चाहते हैं. तो रिवेंज मोटिव इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन दिस प्ले. देन पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिवेंज द सुपरनैचुरल. और जो रिवेंज है, बदला है, एक तरह से ह्यूमन फॉर्म ले लेता है. जैसे कि कहना चाहिए कि किंग हैमलेट का डेथ हो गया था, उसका मर्डर हो गया था, तो उसका भूत ही अपने आप में आके आया था और उसने हैमलेट को बताया था कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मेरा मर्डर हुआ था, मेरी मौत का तुम बदला जरूर लेना, इस तरह से. तो एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है रिवेंज का. देन a clear villain, although interestingly the character of the Hamlet was a hero seeking revenge.
इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिवेंज ट्रेजेडी में जो बदला लेने वाला एवेंजर होता है वो विलेन होता है, लेकिन स्पेशली जो हैमलेट में है, इसमें जो बदला लेने वाला है वो हीरो है। और ये भी कह सकते हैं कि जो कुछ हद तक जो पोलोनियस का बेटा था विलेनियस कैरेक्टर था, और फोर्टिन ब्रास भी कुछ हद तक था, बाकी हैमलेट तो प्योर हीरो था। देन ऑन स्टेज वायलेंस, स्टेज में खूब सारा वायलेंस होता है, मर्डर होता है, सुसाइड होता है, ऑफन सेंसेशनल, और सेंसेशनल इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें कि दर्शकों का ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। हैमलेट इस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपने इवेंट्स के लिए, अपने इसके लिए। और हैमलेट ना सिर्फ एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें मार धाड़ हो, जहाँ खून खराबा हो, सब हो, इसके अलावा भी बहुत ही अच्छा ये साइकोलॉजिकल प्ले है। उसके अलावा ब्लड फील्ड कंक्लूजन, इसमें जो कंक्लूजन होता है रिवेंज ट्रेजेडी में, इसमें जो क्या होता है, खूनी संघर्ष होता है, खूनी कंक्लूजन होता है, खूनी निष्कर्ष निकलता है। जैसे कि हमने देखा है कि हैमलेट में कितनी सारी डेड बॉडियां पड़ी रहती हैं लास्ट में, जैसे कि हैमलेट की मदर मर जाती है, खुद हैमलेट मर जाता है, पोलोनियस तो पहले ही मर जा रहता है, फिर लिएटिस मर जाता है, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग की मौत हो जाती है। डिस्गाइस, डिस्गाइस लोग भेष बदलते हैं इसमें, कॉर्प्स, बहुत सारी लाशें रहती हैं, ऑफन आइसोलेटेड रिवेंजर्स, और रिवेंजर्स जो रहते हैं, जो बदला लेने वाले थे, अपने अपने उन लोगों के उद्देश्य रहते हैं कि हमको इस तरह से बदला लेना है, इस तरह से अलग अलग उन लोग का अपना उद्देश्य रहता है, उसको लेके वो आगे चलते हैं, अपने रिवेंज मोटिव को लेके वो आगे बढ़ते हैं। और इसमें यूज़ ऑफ एपिलॉग होता है, यूज़ ऑफ प्रोलॉग होता है, सॉलिलोक्यूज होता है, प्ले विद इन अ प्ले भी होता है। सॉलिलोक्यू में जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप से बात करता है, जैसे कि हम लोग सीरियल में देखते हैं ना, टीवी सीरियल में, ये जो कैरेक्टर होते हैं अपने आप से बात करते रहे, ऐसा लगता है कि मतलब जो बाकी लोग जो कैरेक्टर हैं उसको सुन नहीं रहे हैं, उसी को सॉलिलोक्यू बोलते हैं। अपने आप से जो संवाद रहता है उससे क्या होता है, कैरेक्टर के बारे में हमको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। जैसे हैमलेट का बहुत ही पॉपुलर सॉलिलोक्यू है, टू बी और नॉट टू बी। फिर इसके अलावा प्ले विद इन प्ले भी होता है इस तरह के ट्रेजेडी में, जिसमें जैसे कि हैमलेट में एक प्ले के अंदर प्ले परफॉर्म किया गया था, द मर्डर ऑफ गुंजागो। ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। द रिवेंज ट्रेजेडी इज स्पेशली एसोसिएटेड विथ सेनेका। जो रिवेंज ट्रेजेडी है इसकी जो स्पेशली हम इसका रिलेट करते हैं सेनेका के साथ। और सेनेका कौन थे? सेनेका वॉज एन एंशियंट रोमन ड्रामाटिस्ट, वो पुराने रोम के ड्रामाटिस्ट थे, बहुत ही पॉपुलर ड्रामाटिस्ट थे, और उन्हें सेनेका नाम से जाना जाता था। सेनेका प्रोड्यूस द ट्रैजिक इफेक्ट बाय हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स, ब्लडी एक्शंस। तो इस तरह का ड्रामा लिखते थे जिसमें क्या होता था कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग घटनाएं होती थी, ब्लडी एक्शन होता था, खून खराबा होता था, ये सारे एलिमेंट्स होते थे ये रिवेंज ट्रेजेडी के। मतलब शुरुआत उन्होंने ही की है। दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी रीच्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड। जैसे आप जानते हैं कि एलिजाबेथन पीरियड में पुनर्जागरण हुआ था, रेनेसा हुआ था, उसी दौरान ये इस काइंड ऑफ जो ट्रेजेडी है ये इंग्लैंड आया, और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड में भी हर तरह की मूवी बनाई जाती है ना, कोई प्योर ट्रेजेडी होता है तो कोई रिवेंज ट्रेजेडी होता है जिसमें बदला लिया जाता है। जैसे कि आपने हालांकि मुझे मूवी की बात नहीं करना चाहिए, बाकी आपके इजीनेस के लिए बता रही हूँ। जैसे हमने लोग ने देखा है बाजीगर। बाजीगर में क्या होता है कि शाहरुख खान अपने फादर के मौत का बदला लेता है उस तरह से, तो एक तरह से वो रिवेंज मोटिव हुआ। अब उसमें वो एक तरह से हीरो भी है और विलेन भी कैरेक्टर है, एंटी हीरो का कैरेक्टर है। किड ओपनड अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ रिवेंज प्ले। जो थॉमस किड हैं थे, मतलब इंग्लैंड के बहुत ही पॉपुलर ड्रामाटिस्ट जिन्होंने लिखा है स्पेनिश ट्रेजेडी, उन्होंने एक नया चैप्टर ही खोल दिया इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ उनका रिवेंज ट्रेजेडी, स्पेशली द स्पेनिश ट्रेजेडी। शेक्सपियर ऑल्सो अडॉप्टेड द ड्रामेटिक ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। और हम तो जानते हैं कि शेक्सपियर हर फील्ड में पायोनियर है, हर फील्ड में एक्सलेंट है, तो इतने पॉपुलर फील्ड को कैसे इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस फील्ड को इस्तेमाल किया है, अवेलेबल किया है रिवेंज ट्रेजेडी के फील्ड को। हिज हैमलेट फॉलो द मेजर कन्वेंशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। और उन्होंने तो बहुत सारी रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है, जैसे कि एड्रोनिकस करके और बहुत सारी हैं, हैमलेट करके, लेकिन इसमें हैमलेट में बहुत ज़्यादा फॉलो किए हैं इनके रूल्स को, इनके एलिमेंट्स को। अब देखते हैं, शेक्सपियर वॉज ए ग्राउंड ब्रेकिंग पायोनियर इन टाइम एंड रोट प्लेस दैट वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन।
अब शेक्सपियर तो ऐसे थे कि अभी तक जिसने किसी वर्ल्ड में जिन्होंने नहीं देखा उससे भी हट के लेके आते थे। मतलब कोई फील्ड में कोई कर रहा हो उसको एक्सेल कर जाते थे, उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था ऐसे। वो चाहे पहले से ही पॉपुलर हो तो भी उसको एक्सेल कर जाते थे। जैसे कि पॉपुलर तो कर दिया था सेनेका ने रिवेंज ट्रेजेडी को, और पॉपुलर कर दिया था थॉमस किड ने, लेकिन उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और वो अपने हैमलेट से सबसे आगे हो गए रिवेंज ट्रेजेडी के फील्ड में भी। अब ये हैमलेट का फुल नेम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये फुल टाइटल है इसका, लेकिन शॉर्ट में इसे कहा जाता है, शॉर्टेन टू हैमलेट ही कहा जाता है। is a tragedy written by William Shakespeare. It is a kind of tragedy sometimes between 1599 and 1601, इस बीच में लिखा गया है। एक्चुअल में कहा जाता है 1603 में लिखा गया, ऐसा कहा जाता है। इट इज़ ए शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले, ये सबसे लंबा प्ले है। और शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले क्या है बता सकते हैं? कमेंट में बताइएगा। अब एक्चुअल में बता देती हूँ, उनका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले ट्रेजेडी है मैकबेथ, और लॉन्गेस्ट प्ले क्या है? हैमलेट ट्रेजेडी। विथ 29551 वर्ड्स, इतने सारे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। सेट इन डेनमार्क, इसकी जो सेटिंग है वो डेनमार्क है। ये सारा का सारा जो सेटिंग है इंग्लैंड वगैरह का नहीं है, बल्कि डेनमार्क का है। डेनमार्क का प्रिंस है हैमलेट, और उसके फादर डेनमार्क के किंग थे। इसके अलावा एक और कंट्री का जिक्र आता है, वो है नॉर्वे, जिसका राजा है फिलहाल फोर्टिनब्रास। उसके पहले उसके फादर का भी नाम फोर्टिनब्रास ही था, किंग फोर्टिनब्रास, जिसकी डेथ हुई थी हैमलेट के फादर के ही हाथों में। तो एक तरह से वो जो फोर्टिनब्रास है वो भी बदला लेना चाहता है अपने फादर की डेथ का, और वो पूरे के पूरे डेनमार्क से बदला लेना चाहता है। द प्ले डिपिक्ट प्रिंस हैमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल। तो ये जो प्ले है बताता है कि कैसे प्रिंस हैमलेट बदला लेना चाहता है अपने अंकल से, अपने चाचा से, क्लॉडियस से, हु हैज़ मर्डर हैमलेट्स फादर, जिसने उसके फादर का मर्डर किया है। इन विच टू सीज हिज थ्रोन एंड मैरी हैमलेट्स मदर, और उसने मर्डर करके क्या किया है, उसकी जो मदर से ही, गर्ट्रूड उस नाम की उसकी जो मदर थी, उसी से शादी कर ली है, और उस थ्रोन को, उस सिंहासन को अपने नाम कर लिया है। इस तरह से बहुत ही गलत काम किया है उसके चाचा ने। इसी बात का वह बदला लेना चाहता है हैमलेट। और ये सारी बातें उनको किसने बताई है हैमलेट को? हैमलेट के फादर के घोस्ट ने। आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। देखिए, ये देखिए, ये हैमलेट का जो हैमलेट के फादर का जो घोस्ट है ना, वो बताता है कि कैसे मैं गार्डन में सो रहा था तो तुम्हारे चाचा ने मेरे कानों में जहर डाल दिया, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई, और उसने सारा चीज़ हथिया लिया, मेरी रानी को हथिया लिया। ये इस तरह से पिक्चर्स आपको मैं दिखा देती हूँ। ये पिक्चर में देखिए, हैमलेट अपनी माँ से झगड़ते रहता है, फिर अचानक आवाज़ आती है बचाओ बचाओ की, तो पोलोनियस, तो यहाँ पर वो तलवार से वार कर देता है, और यहाँ पोलोनियस की डेथ हो जाती है। पोलोनियस जो कि एक दरबारी रहता है, मुख्यमंत्री टाइप का रहता है वो, और इसकी डेथ हो जाती है। ये इसकी मदर है गर्ट्रूड, ये हैमलेट है। अब देखते हैं, पिक्चर देखने से क्या होता है, क्लियर होता है थोड़ा सा। ये देखिए हैमलेट है, हैमलेट का ये किंग हैमलेट है। ये किंग हैमलेट मतलब ये इसका पिता है, और ये प्रिंस हैमलेट है। ये इसको बता रहा है कि कैसे तुम्हारे चाचा ने ये सब किया है। ये गार्ड है, ये लोग डर रहे हैं, लेकिन हैमलेट नहीं डर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऑफेलिया, जो कि पोलोनियस की बेटी है, लिएटिस की बहन है, और हैमलेट की लव इंटरेस्ट है। ये पानी में डूब के मर रही है। एक तरह से कहीं बोलते हैं कि कहीं सुसाइड भी करी बोलते हैं, तो कोई लोग बोलते हैं कि मर्डर भी हो। इस तरह से पिक्चर दिखाना जरूरी था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब चलिए हम लोग अपने स्टोरी में बैक हो जाते हैं। तो क्या है, हैमलेट इज कंसिडर्ड अमॉन्ग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो हैमलेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी मानी जाती है, बहुत ही पावरफुल ट्रेजेडी मानी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में, और इस पे बहुत ज़्यादा विद्वानों ने डिस्कशन किया है, बहुत सारा थीसिस किया है। द मोस्ट फेमस रिवेंज ट्रेजेडी इज विलियम शेक्सपियर हैमलेट, which was written, it is said that in 1603. Here, Shakespeare also uses the convention of a play within a play to allow Hamlet to confirm his suspected guilt of Claudius.
तो शेक्सपियर ने इसमें एक कन्वेंशन, एक परंपरा यूज़ की है, जिसमें प्ले विद इन प्ले, मतलब प्ले के अंदर ही प्ले, नाटक के अंदर ही नाटक वाली परंपरा को निभाया है, जो कि रिवेंज ट्रेजेडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जो कि और दूसरे रिवेंज ट्रेजेडी में होता है। इसमें क्या था कि हैमलेट के फादर ने जब उसको बताया रहता है कि बेटा तुम मेरी मौत का बदला लेना, तुम्हारे चाचा ने मेरा मर्डर किया है और मेरी रानी को मेरे से छीन लिया है। तो हैमलेट क्या है, वो बहुत सोचता था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, विटनबर्ग की यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो, तो उस भूतों के ऊपर उसको ज़्यादा यकीन नहीं था। तो वो सोचता है पहले मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ कि वो जो घोस्ट है वास्तव में मेरे फादर का है कि नहीं है, वास्तव में सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तभी उसके बाद मैं अपने चाचा को कुछ कर पाऊँगा, चाचा मतलब चाचा से बदला ले पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं ले पाऊँगा। इस तरह से वो क्लैरिफाई करता है। उसके लिए वो क्या करता है, एक नाटक खेलता है, प्ले विद इन प्ले, मर्डर ऑफ गोंजागो, जिससे उसको गिल्टी कॉन्साइंस का पता चलता है, क्लॉडियस का। और जब वो पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसी ने मेरे फादर को मारा है, तो फिर वो बदला लेता है। फोर कैरेक्टर्स डाई इन ए ब्लडी कार्नेज इन द प्ले फाइनल सीन, और लास्ट के सीन में 4 कैरेक्टर्स होते हैं जो मर जाते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोटैगनिस्ट। जो प्रोटैगनिस्ट हैमलेट है वो भी मर जाता है इसमें। तो इसमें जो लास्ट में कौन कौन मरते हैं, गर्ट्रूड मरती है, उसकी मदर मरती है। वो क्या करती है, अपने अपने चीयर अप करते रहती है अपने सन के लिए, और वहाँ पर जो गिलास रखा रहता है, जो पॉइजन गिलास रखा रहता है जिसको क्लॉडियस ने तैयार किया था हैमलेट के लिए, उसको वो पी जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उधर हैमलेट पे वार हो जाता है लिएटिस की तलवार के जरिए, जिससे उसकी मौत हो जाती है पॉइजन तलवार के जरिए। उसी तरह लिएटिस भी मर जाता है क्योंकि हैमलेट भी उसके ऊपर वार कर दिया रहता है। और उसके अलावा जो हैमलेट है उसने क्लॉडियस के ऊपर वार कर दिया था अपने चाचा के ऊपर, उसकी वजह से क्लॉडियस भी मर जाता है। तो 4 डेथ होती है विथ ए पॉइजन स्वॉर्ड एंड ए पॉइजन गॉबलेट। द एंड ऑफ, इसमें क्या आता है, पॉइजन स्वॉर्ड से इन लोग की मौत होती है, पॉइजन गॉबलेट से गर्ट्रूड की मौत होती है। द एंड ऑफ हैमलेट इज ए स्केरी स्पेक्टेकल, इस तरह से बहुत ही स्केरी है, जिसमें 4 लाशें बिखरी हुई हैं। आपको मैं ऑल दी डेथ अकर्स ऑन द स्टेज, और सारे के सारे जो डेथ होते हैं स्टेज पे ही होते हैं। इसके अलावा ऑफिलिया का भी डेथ होता है, पोलोनियस का भी डेथ होता है, रोजेनक्रैंड और गिल्डेस्टन की भी डेथ होती है। सर खूब सारे मर्डर और डेथ हुए हैं एट द एंड ऑफ द प्ले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी रिवेंज ट्रेजेडी का, क्योंकि बदले में क्या होता है, बदला लेते लेते बहुत सारों की मौत हो जाती है। और इस मौतों का एक और रीज़न था कि क्या करता था हैमलेट, जो बदले की कार्रवाई को डिले कर रहा था। वो जब वो जाते रहता है, जब उसको कंफर्म हो जाता है प्ले के जरिए, प्ले विद इन प्ले के जरिए कि हाँ मेरे चाचा ने ही मेरे फादर का मर्डर किया है, तब वो जाते रहता है। तब जब देखता है कि जो उसका चाचा है प्रे करते रहता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने भाई का मर्डर कर दिया। तो उसी समय एक बार सोचता है हैमलेट कि इसको मैं मार दूं और सारा झंझट ही ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके मन में आता है कि वो एकदम मतलब ईजी इंसान नहीं रहता। वो सोचता है कि अरे अगर इस समय मैं इसको मार दिया तो सीधे स्वर्ग में जाएगा प्रे करते हुए, और मेरे जो फादर हैं वो भटक रहे हैं, भूत बन के भटक रहे हैं, तो इसको मैं क्यों ऐसा माफ़ी दूँ, ऐसे मुक्ति क्यों दूँ मैं करके। तो उस समय वो डिले कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वो उसके हाथों पोलोनियस की मौत हो जाती है। उसके बाद पोलोनियस के गम में ओफिलिया की मौत हो जाती है। उसके बाद गिल्डेस्टर्न, मतलब मौतों का सिलसिला चल पड़ता है। और शायद हैमलेट उसी समय उसको पोलोनियस इसको मार देता, क्लॉडियस को, अपने चाचा को, तो शायद कुछ हद तक मौतों का जो सिलसिला है वहीं पर रुक जाता और वो भी बच जाता और हंसी खुशी राज करता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका जो इस प्ले का मेन मोटिव है वो है रिवेंज, बदला और बर्बादी कहना चाहिए। ऑल द डेथ अकर्स ऑन द स्टेज एट द एंड ऑफ द प्ले, स्टेज इज लिटर्ड विद डेड बॉडीज। तो अंत में जो स्टेज होता है वो डेड बॉडी से भरा रहता है। और ऐसा नहीं होता कि मतलब क्या प्रोटैगनिस्ट क्या है कि चलो मार दिया और सब कुछ ठीक हो गया, वो अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगे, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जैसे हैमलेट हो गया, वो खुद भी नहीं जिंदा रह पाता, खुद भी उसी झंझट में पड़ जाता है और उसमें उसकी भी मौत हो जाती है, एक पॉइजन तलवार से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से सभी का अंत हो जाता है, कहना चाहिए अच्छाई और बुराई दोनों का ही बहुत हद तक अंत हो जाता है। और आखिरी में उसका जो फ्रेंड बचता है वो भी कहता है कि तुम जा रहे हो हैमलेट तो मैं भी नहीं रहना चाहता, मुझे भी मार दो, मैं भी मरना चाहता हूँ, कहता है। लेकिन हैमलेट कहता है नहीं, तुमको रुकना है, तुमको बचना है, क्योंकि तुमको मेरी सच्चाई को बताना है, क्योंकि मेरी सच्चाई को मेरे अलावा कोई नहीं जानता, इस तरह से। और आखिरी में फिर नॉर्वे का राजा आता है और उसको एक अच्छी मतलब फ्यूनरल देता है मैकबेथ इसको, हैमलेट को।
एट द एंड ऑफ प्ले स्टेज इज लिटर्ड विद डेड बॉडीज। शेक्सपियर्स टाइटस, हाँ, अब शेक्सपियर ने और भी रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है, जैसे कि टाइटस एड्रोनिकस एंड जूलियस सीजर आर ऑल्सो कंसिडर रिवेंज ट्रेजेडी। इन्हें भी रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है। इन्हें शेक्सपियर के रोमन प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो पृष्ठभूमि है वो रोम है, इसलिए इसको रोमन प्ले भी कहा जाता है। और इसमें भी बदले की भावना है, रिवेंज की भावना, इसलिए इसे भी रिवेंज ट्रेजेडी के फील्ड में रखा जाता है। हालांकि जो ज़्यादा पॉपुलर है रिवेंज ट्रेजेडी है वो है हैमलेट। Then something about audience watching Hamlet at the time it was first performed would recognize the play as belonging to a particular genre। तो जब ऑडियंस 16th सेंचुरी में हैमलेट को जब देख रहे थे तो ऑडियंस तो बहुत ही इंजॉय कर रही थी इसकी, इस तरह के, जैसे कि अभी भी क्या है, जो एक्शन वाली मूवी होती है, ब्लड शेड वाली मूवी होती है, इसको कई लोग बहुत पसंद करते हैं ना। इस तरह से ऑडियंस को तो खूब मज़ा आ रहा था इसको देखने में, बदले वाले मूवी को देखने में। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि, ये तो पता था कि किसी स्पेशल काइंड ऑफ जॉनर है, स्पेशल काइंड ऑफ फील्ड है ये, लेकिन दे डिडंट हैव द नेम फॉर इट। उनको पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। बट मॉडर्न स्कॉलर्स कॉल इट रिवेंज ट्रेजेडी। लेकिन जो बाद में जो स्कॉलर्स आए, विद्वान आए, जिन्होंने शेक्सपियर के प्ले का अध्ययन किया, समालोचना की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की ट्रेजेडी को हम कहेंगे रिवेंज ट्रेजेडी। सेनेका से चला आ रहा है, सेनेका के बाद थॉमस किड, ये सब है। फिर ये जो 16th सेंचुरी में जीव ऑफ माल्टा लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ही फेमस ट्रेजेडी लिखी थी। जीव ऑफ माल्टा से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे विलियम शेक्सपियर। तो इस तरह से in a revenge tragedy the hero has suffered a great wrong। रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी बीती रहती है, बहुत ज़्यादा उसके ज़िंदगी में परेशानी आई रहती है। जैसे कि हैमलेट की ज़िंदगी में आई है, उसके फादर का मर्डर हो गया है, उसकी मदर ने बहुत ही जल्दबाजी में अपने ही, कहना चाहिए, देवर से शादी कर ली है। यूजुअली दी मर्डर ऑफ समवन ही लव्स। और इसमें जैसे कि जैसा हो गया कि किसी एकदम प्यारे का मौत हो गया, अपने फादर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उस फादर का डेथ हो गया, मर्डर हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था जो हैमलेट है पूरे इसमें। मैं बार बार मैकबेथ बोल डाल रही हूँ, सॉरी इसके लिए। एट द एंड ऑफ द प्ले, क्योंकि इसके पहले मैं मैकबेथ बहुत पढ़ रही थी। एट द एंड ऑफ द प्ले द हीरो मर्डर्स दी। मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं मैकबेथ के ऊपर, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मेहनत करके मैंने बनाया है उसे, आप ज़रूर देखेंगे। मैकबेथ के ऊपर पूरा सीरीज़ है, आप देखेंगे। एट द एंड ऑफ द प्ले द हीरो मर्डर्स द पर्सन हु हैज़ रॉन्ग्ड हिम। तो क्या है कि जब ये प्ले एंड होता है, कंक्लूजन को जाता है, तो हीरो जो होता है क्या करता है, जो उसके ऊपर बीती रहती है, जो उसके ऊपर जो अत्याचार हुए रहते हैं, उस सब का बदला लेता है वो। और एंड टिपिकली द हीरो ऑल्सो डाई। लेकिन क्या होता है, बेचारा हीरो भी मर जाता है आखिरी में। ऐसा नहीं कि हंसी खुशी वो ज़िंदगी बिता पाता है, उसकी भी मौत हो जाती है इस उधेड़-बुन में, इस सारी कॉम्प्लेक्स रिवेंज ट्रेजेडी के दौरान। और हाँ, revenge plot is driven, tragic hero has suffered a great wrong, usually dies at the end, and so at the end of the play the hero murders the person who has wronged him, and typically the hero also dies। The first really popular revenge tragedy was Spanish tragedy। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हुआ था ट्रेजेडी था वो था थॉमस किड के द्वारा लिखा स्पेनिश ट्रेजेडी। इट वॉज रिटन मोर देन अ डेकेड बिफोर हैमलेट। ये हैमलेट के लगभग 10 साल पहले लिखा गया था, और इट वॉज स्टिल बीइंग परफॉर्म्ड व्हेन हैमलेट वाज फर्स्ट स्टेज। तो जब हैमलेट का पहली बार परफॉर्मेंस हुआ, मंचन हुआ, उस समय ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर चल रहा था ये प्ले, और बहुत ही खुशी खुशी देख रहे थे दर्शक लोग इस थॉमस किड के स्पेनिश ट्रेजेडी को। लेकिन जैसे कि जानते हैं, शेक्सपियर ने इसको भी पछाड़ दिया। Shakespeare's audiences would have noticed that Hamlet borrows several features from Keats' plays। तो जो शेक्सपियर के ऑडियंस को ये ज़रूर पता चला होगा कि जो हैमलेट ने बहुत सारे जो फीचर्स हैं, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो थॉमस किड के प्ले से लिया था। जो उसके जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती हैं, इंक्लूडिंग ए वेंचफुल घोस्ट। उसमें क्या होता है, वेंचफुल बदला लेने वाला घोस्ट होता है, जैसे कि इसमें है प्ले विद इन अ प्ले, मर्डर ऑफ गोंजागो होता है ना इसमें, एंड हीरो हु गोस मैड, और हीरो जो कि पागल हो जाता है। तो इसमें जो हीरो है हैमलेट है,
वो पागलपन का एक्टिंग करता है अपनी अपनी जो, ताकि वो एक्चुअल जो करना चाहता है, जो बदला लेना चाहता है, उसको वो बचा सके, वो अपने आप को, मतलब इस उजागर ना होने दूसरों की कि क्या वो कर रहा है उसको, वो इसलिए वो मतलब करता है। द बट रादर देन सिंपली रिपीटिंग द फैमिलियर कन्वेंशंस ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, हैमलेट improvises a lot in both the genre of revenge tragedy as well as the nature of the revenge itself। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ रिपीट करने के, ऐसा नहीं करता है कि जो शेक्सपियर की तो आदत है कि वो आदत थी, मतलब कि रिपीट नहीं करते थे, बल्कि उसमें नया ऐड करते थे और एकदम फ्रेश लेके आते थे। तो उन्होंने पुराने चीज़ों के एलिमेंट्स को तो लिया तो ज़रूर है पुराने प्लेस के, लेकिन उसको इम्प्रोवाइज़ कर दिया, उसमें इम्प्रूवमेंट ला दिया है और बहुत ही बेस्ट प्ले बनाया है। और ये सिर्फ रिवेंज ट्रेजेडी नहीं हो कि बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल भी है। बहुत सारे soliloquy हैं इसमें हैमलेट के, जिसमें वो थिंकिंग करता है टू बी नॉट टू बी, मैं रहूं कि ना रहूं, इस तरह से बहुत सारे, मतलब जिससे इससे ये जो प्ले है ना सिर्फ रिवेंज ट्रेजेडी है बल्कि साइकोलॉजिकल प्ले भी है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो स्टडी हुई है वो शेक्सपियर के इस हैमलेट पे ही हुई है। शेक्सपियर के जितने भी हुए हैं स्टडी उसके ऊपर। The story from which its material is drawn has dominating revenge theme। तो स्टोरी जहाँ से ली गई है इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थीम है, वो रिवेंज का थीम है, बदले का थीम है, बदले की भावना है। द एक्साइटिंग प्लॉट ऑफ द प्ले डू द सेम। इसका जो प्लॉट है, इसकी जो कहानी है बहुत एक्साइटिंग है, लोगों को भाने वाली कहानी है, मनमोहक कहानी कहना चाहिए। द रोल ऑफ द घोस्ट इज़ अ क्रूशियल इन अ रिवेंज ट्रेजेडी। और इस तरह के रिवेंज ट्रेजेडी में घोस्ट का जो रोल होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ भी है, यहाँ भी जो हैमलेट का घोस्ट होता है सारा चीज़ को कहानी को आगे बढ़ाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ कि जब इसका मंचन हुआ था हैमलेट का, तो बहुत सारे इसमें परफॉर्मेंस में जो शेक्सपियर थे वो घोस्ट का किरदार प्ले करते थे, मतलब वो अपने, मतलब हैमलेट के फादर का रोल करते थे, घोस्ट बन के आते थे वो। और इसके अलावा एज यू लाइक में भी उन्होंने काम किया। आप तो जानते हैं ना शेक्सपियर एक्टिंग भी करते थे, उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के सामने भी कई बार एक्टिंग की थी इस तरह से, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। तो वो घोस्ट बनते थे वो, क्योंकि उनको इस तरह का रोल करना था कि जो छोटा हो, जिस, क्योंकि वो डायरेक्टर थे और स्क्रिप्ट राइटर थे, सभी थे, सभी मतलब वो ड्रामा में भी उनको हेल्प करना था, तो छोटा और लेकिन इंपॉर्टेंट रोल वो लेते थे। द घोस्ट इंस्टिगेट द एवेंजर टू एक्शन। और जो घोस्ट होता है वही उकसाता है रिवेंजर को कैसे कि तुमको करना है। घोस्ट आके बोलता है बेटा तुम मेरे मौत का बदला लेना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हैमलेट हैज़ क्लियर सिमिलैरिटी विथ रिवेंज ट्रेजेडी। इसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है रिवेंज ट्रेजेडी और हैमलेट के बीच में, इसलिए हम कह सकते हैं कि परफेक्ट रिवेंज ट्रेजेडी है हैमलेट। Here the ghost of the dead king urges Prince Hamlet to take revenge upon Claudius। यहाँ पे जो ये डेड किंग है हैमलेट, उसका जो घोस्ट है वो अर्ज करता है, वो याचना करता है कि बेटा बदला लेना। ही गेन द किंगशिप थ्रू डिसेटफुल वे। और बताता है कि कैसे तुम्हारे चाचा ने जो 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 मेरे थ्रोन को गलत तरीके से हथिया लिया है, मेरी रानी से शादी भी कर ली है इस तरह से। Nobody knows if he is guilty। लेकिन कोई नहीं जानता कि क्लॉडियस गिल्टी है, सिर्फ घोस्ट जानता था। तो घोस्ट ने बताया, तो हैमलेट को वेरीफाई करना था कि ये बात बोल रहा है वो सही है कि नहीं है। हैमलेट इज़ डाउटफुल अबाउट घोस्ट क्लेम। तो चूंकि वो बहुत ही यूनिवर्सिटी में बड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसको घोस्ट पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं था, होरेशियो को भी नहीं था। तो वो क्लैरिफाई करना चाहता है कि एक्चुअल में ये घोस्ट है मेरे फादर का ही है कि नहीं है, सच है कि नहीं है, तो कैसे मैं अपने चाचा को तलवार लेके मारने दौड़ जाऊँ, सोचता है वो। सो ही स्टेजेस अ प्ले टू वेरीफाई इट्स स्टोरी। तो एक उसी समय एक ट्रूप आया रहता है प्ले परफॉर्म करने के लिए, तो उनसे वो बात करता है, उनसे अच्छे से उनको समझाता है कि तुमको ऐसा करके कर देना है, ऐड कर देना है। और द मर्डर ऑफ गोंजागो परफॉर्म होता है। उस परफॉर्मेंस के बीच में वो देखता है कि मेरे चाचा का क्या रिएक्शन है। तो देखता है उसका चाचा, जब प्ले देखता है कि कैसे जो एक्टर्स जो परफॉर्म करते हैं और उसके कान में जहर डालते हैं और उसकी रानी से शादी कर लेते हैं, तो उसका जो पसीने पसीना हो जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है और उस वहाँ को छोड़ के चला जाता है एकदम आवेश में, पूरा का पूरा प्ले रुकवाना पड़ता है। तो हैमलेट समझ जाता है कि पक्का ये गिल्टी है, और इस तरह से होता है। दस द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट बिकम्स द रिवेंज। तो इस तरह से सेंट्रल थीम है रिवेंज हैमलेट का। अल्टीमेटली द रिवेंज, तब वो ठान लेता है कि मुझे तो बदला लेना है अपने चाचा से, अपने फादर की मौत का, इस तरह से। और उसको कहीं ना कहीं गिल्टी भी लगता है कि मैं शुरू में अपने फादर की बात को नहीं माना, मैंने बहुत देरी कर दी,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह सोचता है वो। बट इट इज़ डूइंग सो हैमलेट लॉस्ट हिज ओन लाइफ, लेकिन अपनी लाइफ भी खो देता है वो ऐसा करते करते, क्योंकि लास्ट में उसकी मौत हो जाती है लेटिस के तलवार, जहर बुझे तलवार से। ये देखिए यहाँ पे बताई थी ना आपको, हैमलेट जो है पर्दे में वार कर रहा है, तो यहाँ पोलोनियस छिपा था। अब पोलोनियस एक बहुत ही कॉमिक टाइप का कैरेक्टर कहना चाहिए, एक तरह से चापलूस टाइप का कैरेक्टर था, जो कि इनके चापलूसी में लगा रहता था, ये गर्टरूड के और किंग क्लाउडियस के, इस तरह से। अपार्ट फ्रॉम द मेन थीम, हैमलेट पोसेसेस ऑल द क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ अ रिवेंज ट्रेजेडी। तो इसमें जो मेन थीम है हैमलेट का, इसमें वो रिवेंज है, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हैमलेट में। हियर वी सी ग्रूसम, ब्लडी एंड ए फ्राइटनिंग सीन्स। तो बहुत ही ज़्यादा खूनी वगैरह सीन है इसमें, फ्राइटनिंग सीन है, डरावने सीन है। द ऑडियंस एक्सपीरियंस ग्रेव यार्ड का सीन है, कब्रिस्तान का भी सीन है। द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस फियर एज वेल एज रिजल्ट ऑफ दो सीन्स। तो इन कई सीन को देख के मतलब कुछ जो ऑडियंस से डर भी सकते हैं। वन ऑफ देम इज़ द घोस्ट अपीयरेंस, जहाँ पे घोस्ट आता है पहले सीन में, पहले ही कहना चाहिए एक्ट में घोस्ट का अपीयरेंस होता है। इन फ्रंट ऑफ अवर आइज हैमलेट किल्स पोलोनियस, और हमारी आंखों के सामने ही, ऑडियंस की आंखों के सामने ही हैमलेट होता है पोलोनियस को किल करता है। Here is there is a concern over this unexpected murder. ऑफिलिया बिकम्स मैड, और इसमें जो पोलोनियस का जब मर्डर होता है हैमलेट के हाथों, तो ऑफिलिया जो उसकी बेटी रहती है बहुत प्यार करती रहती है अपने वो फादर से, और वो हैमलेट को भी प्यार करती थी, लेकिन वो अपने फादर की मौत के गम में पागल हो जाती है वो, और उसी गम में वो इमेजिनरी फूल बांटती रहती है एक तरह से पागलपन में, और अंत में वो पानी में डूब के मर जाती है। शी डाइज थ्रू ड्राउनिंग जंपिंग इनटू हर ग्रेव। और जब उसको दफनाया जाते रहता है, तो जब उसके जो ग्रेव खुदाया रहता है उसका जो, उसमें उसका भाई लिएटिस भी कूद जाता है, हैमलेट भी कूद जाता है, दोनों दावा करते हैं मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ ऑफिलिया से, इस तरह से। तो हैमलेट जम्प्स इनटू हर ग्रेव। इट इज़ ए रिवेंज प्ले इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस। ये तो सारी चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि हैमलेट एक परफेक्ट रिवेंज ट्रेजेडी है। मर्डर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रिवेंज प्ले। मर्डर तो है ही, तो मर्डर तो इसमें लॉट्स ऑफ मर्डर्स हैं। इन हैमलेट वी फाइंड दिस इम्पॉर्टेंट फीचर, ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका में मर्डर। हैमलेट अब जिसमें जैसे कि क्लॉडियस मर्डर करता है अपने भाई का, हैमलेट मर्डर करता है पोलोनियस का, आखिरी में लिएटिस और हैमलेट एक दूसरे का मर्डर कर डालते हैं, इस तरह से। और इसके पहले भी जैसे हमको बताया गया था कि कैसे हैमलेट के फादर के जरिए मर्डर हुआ था फोर्टिनब्रास के फादर का। फिर फोर्टिनब्रास भी अपने पिता का मौत का बदला लेना चाहता है, डेनमार्क से बदला लेना चाहता है, इसे डेनमार्क पे बार बार आक्रमण करना चाहता था वो, आखिरी में आता भी है वो। हैमलेट किल्स पोलोनियस। एट द एंड ऑफ द प्ले देर आर सेवरल डेथ, और एंड ऑफ द प्ले में बहुत सारे डेथ होते हैं ऑन द स्टेज। फर्स्टली द क्वीन ड्रिंक द कप ऑफ पॉइजनड वाइन एंड डाइस। क्या होती है, क्वीन गर्टरूड अपने वो जो तलवारबाजी चलती रहती है, तलवार का जो मैच चलते रहता है उसको देखती रहती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और जो पास में एक वाइन की का जो कप रखा रहता है उसको पी जाती है वो। और चूँकि वो पॉइजनड कप था जो कि क्लॉडियस ने रखा था अपने भतीजे के लिए खा पीने के लिए, तो उसको पी जाती है, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। सेकेंडली हैमलेट किल्स क्लॉडियस। क्लॉडियस जब हैमलेट को पता चलता है कि लेटिस के जरिए कि क्लॉडियस ही इन सब के पीछे है, क्लॉडियस ने ही उस कप में जहर डाला था, क्लॉडियस ने ही मुझे उकसाया था, और हमारे जो आपस में जो तलवार है उसमें भी जहर लगा है, तो वो फिर वहाँ पर क्लॉडियस को मौत के घाट उतार देता है। द किंग देन लिएटिस एंड हैमलेट ऑल्सो डाई, सब मर जाते हैं। दे डाई ड्यू टू वुंड ऑफ पॉइजन रेपियर, और लिएटिस और हैमलेट होते हैं वो जहर बुझे तलवार की वजह से मर जाते हैं। व्हाट ए हॉरिफाइंग सीन इट इज़, बहुत ही हॉरिफाइंग सीन था ये देखिए घोस्ट ऑफ हैमलेट। It can be easily understood that Hamlet very closely follow the regular convention for the all Elizabethan tragedies। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिजाबेथन ट्रेजेडीज़ में जो रिवेंज प्ले होता है उसके पूरे कन्वेंशंस, उसकी सारी परंपराओं का, सारे एलिमेंट्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया है हैमलेट ने मतलब शेक्सपियर ने फॉलो किया है हैमलेट लिखने में। फर्स्ट हैमलेट इज फोर्स्ड विद द fact that he has to avenge the murder of his father, and since there is no fair justice available,
अब जैसे फर्स्ट में क्या होता है कि अपने आप को ठान लेता है कि उसे मर्डर का बदला लेना है अपने फादर का, लेकिन वो तुरंत तरीके से नहीं ले सकता था, तो वो फिर वो प्लान करता है मर्डर का। ही मस्ट टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स, तो अपने हाथ में वो लॉ को लेता है और मर्डर करता है। द घोस्ट ऑफ द फादर अपीयर्स टू द गाइड हैमलेट टू क्लॉडियस and inform Hamlet to his father appears to guide Hamlet to Claudius and informs Hamlet of the evil that Claudius has committed। इस तरह से होता है कि क्या होता है कि जो हैमलेट के जो फादर आते हैं वो सारा चीज़ बताते हैं हैमलेट को और जस्टिस मांगते हैं अपने बेटे से। और ही मस्ट टेक लॉ इनटू हिज, बोलते हैं कि तुमको किसी तरह से मेरी मौत का बदला लेना है बेटा। द घोस्ट ऑफ दी हिज फादर अपीयर्स, और उसको सारा गाइड करते हैं तुमको इस तरह से करना है और तुमको इधर उधर की बातों में नहीं उलझना है। और वो सारे एविल डीड के बारे में बताते हैं कि क्लॉडियस तुम्हारे चाचा ने क्या किया है और किस तरह से मेरा मर्डर किया है, ये ओफेलिया जो डूब रही है। Then Hamlet constantly delays his revenge and always find a way to put it off until they finally does it in the एक्ट वी सीन 2। लेकिन क्या होता है हैमलेट के में एक डिले करने की आदत रहती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की उसको प्रॉब्लम रहती है। वो प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, डिले करता है। पहले तो वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि घोस्ट जो है सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, उसकी वजह से डिले होता है और वो वेरीफाई करता है। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद भी वो एक बार जाते रहता है और वो देखता है कि जब उसको पता चल जाता है कि हाँ ये क्लॉडियस ने ही मेरे फादर का मर्डर किया है, लेकिन वो प्रे करते रहता है तो वो रुक जाता है, कहता है कि अगर अभी मार दिया तो तुरंत ये स्वर्ग जाएगा और मेरे फादर की जो आत्मा है भटक रही है यहाँ, घोस्ट बन के भटक रही है, और इसको सीधा मैं मुक्ति कैसे दे दूँ करके, तो वो रुक जाता है। उसके अलावा बहुत बार वो रुकता है, बार बार वो नहीं कर पाता है। और इसके अलावा जो क्लॉडियस था वो राजा था, उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, तो तुरंत कई बार वो नहीं ले पाता है बदला। इस तरह से जो डिले होते जाता है, डिले होने की वजह से क्या होता है, ट्रेजेडी और बढ़ते जाती है। पहले तो अगर मौत होती तो सिर्फ क्लॉडियस की मौत होती बदले में, लेकिन खूब सारे मतलब लोगों की मौत हो जाती है। सबसे पहले तो पोलोनियस की फिर मौत हो जाती है, फिर ऑफिलिया की मौत हो जाती है अपने फादर के गम में, फिर लियटिस, हैमलेट, ये सारे गर्ट्रूड सबकी मौत हो जाती है कहना चाहिए इस तरह से। अगर क्या पता कह सकते हैं कि क्लाउडियस को तुरंत वो मार दिया रहता है हैमलेट, तो फिर ये मौतों का जो सिलसिला है वो रुक जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हैमलेट एट द सेम टाइम कंटिन्यूज टू कीप अ क्लोज रिलेशनशिप विद द ऑडियंस विथ हिज 7 main soliloquies including the famous टू बी और नॉट टू बी एक्ट 3 सीन 1। तो एक्ट 3 के सीन 1 में एक soliloquy है जिसमें आप खुद से खुद बोलता है हैमलेट, टू बी और नॉट टू बी, बहुत ही फेमस soliloquy है। इसमें क्या होता है कि अपने soliloquy में 7 soliloquy हैं हैमलेट के, जैसे कि हम लोग देखें ना सीरियल में कैसे कि जो रहते हैं, जो मतलब जो कैरेक्टर्स रहते हैं आपस में मतलब बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो इस तरह से बात करते हैं कि वो तो बात करें, हमको तो सुनाई दे रहा है, लेकिन ऐसा मतलब बिहेव करते हैं कि बगल वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। इसी को बोलते हैं soliloquy, अपने खुद से बात करते हैं। तो इसमें बहुत ही फेमस soliloquies हैं हैमलेट में, जिसमें वो डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए इसको। तो जब ये soliloquy करता है तो उसके जो सारी मानसिक परेशानी, सारी मन में जो चलते रहता है, ऑडियंस पूरी तरह से जान पाता है, और एक तरह से जो प्ले होता है ना, साइकोलॉजिकल प्ले बन जाता है। मतलब ये सिर्फ रिवेंज ट्रेजेडी ना होके ये साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है ये। तो अगर ये कहते हैं कि जो क्रिटिक्स कहते हैं अगर इसमें ये जो soliloquy नहीं होता तो ये जो ट्रेजेडी है एक सेंसेशनल मेलोड्रामा बन के रह जाता, लेकिन चूंकि इसमें इतने अच्छे मोटिव, इतने अच्छे साइकोलॉजिकल स्टडी भी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर प्ले है और बहुत ही एक स्टडी मटेरियल है कहना चाहिए क्रिटिक्स के लिए। The play also consists of a mad scenes where Ophelia has gone mad because her father Polonius had been killed। और इसमें मैड सीन्स है, जैसे कि बताया गया था कि जो रिवेंज ट्रेजेडी का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इसमें मैडनेस होता है, या तो सचमुच का मैडनेस हो या तो नकली का मैडनेस हो। जैसे नकली मैडनेस था हैमलेट का और एक्चुअल मैडनेस था ऑफिलिया का, जो कि अपने फादर के गम में, डेथ के गम में पागल हो जाती है इस तरह से। Now the sexual aspects of the play was brought in when Claudius married Gertrude after he had dreadfully killed old Hamlet and taken his throne। तो इसमें ये भी एक्सपेक्ट है, सेक्सुअल एक्सपेक्ट भी है कि कैसे उसके जो चाचा ने उसके मतलब अपनी
भाभी से शादी कर ली थी, जिसको हैमलेट कहता है कि इंसेस्ट है, ये इंसेस्ट मीन्स एकदम इलीगल, एकदम मतलब कहना चाहिए निम्न स्तर का काम। Hamlet also follows almost every aspects of Thomas Kit's formula for a revenge tragedy। तो हैमलेट में ने थॉमस किट के जो सारे फॉर्मूला है रिवेंज ट्रेजेडी के वो सबको फॉलो किया है। Thus Hamlet is a revenge play। Here we find all the important characteristics of the revenge play। हम यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाते हैं। हियर वी गेट हॉरिफाइंग इंसिडेंट, बहुत ही ज़्यादा डरावने इंसिडेंट्स हैं, ब्लडी एक्शंस है, खून खराबे वाले एक्शंस हैं, रैंटलिंग स्पीचेस है, उस तरह का स्पीचेस भी है। हियर वी हैव घोस्ट, घोस्ट है, मैडनेस है, पागलपन है, इंसेस्ट है, इंसेस्ट बिटवीन गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस, वायलेंस, बहुत ज़्यादा हिंसा है, फाइटनिंग है, फाइट है, ब्लड शेड है, खून खराबा एंड मर्डर टू। ये सारे इंसिडेंट जो कि एलिमेंट्स जो कि एक परफेक्ट रिवेंज ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं। इट इज़ सेड दैट हैमलेट इज़ बेसिकली ए रिवेंज प्ले, येट इट डिफर फ्रॉम द रिवेंज प्ले। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये रिवेंज प्ले होते हैं भी कुछ हद तक रिवेंज प्ले से भी बढ़कर है। क्यों है? मैनी क्रिटिक्स अप्रूव दिस कमेंट, बहुत ही अप्रूव करते हैं। इन द सपोर्ट ऑफ दिस कमेंट मैनी आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। गॉगिन्स जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं आर्ग्यूज दैट हैमलेट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज ए ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज बट एक ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन सोल। ये कहते हैं कि सिर्फ ये ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज नहीं है, बदले का ही बस ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ह्यूमन सोल की ट्रेजेडी है। ही वॉन्ट्स टू, मतलब बहुत ही हाई लेवल पे देते हैं इसको, मतलब स्टेज पे रखते हैं हैमलेट को। ही वॉन्ट्स टू से दैट हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमैनिटी, it is a tragedy of human soul also. Goggins is true because Hamlet hold the mirror of life. In that sense every tragedy is a tragedy of human soul। इस तरह से ये जो सीन है लास्ट का, ये मतलब परफॉर्मेंस का सीन है, यहाँ पे जो डेड बॉडी से भरा हुआ स्टेज है, देखिए यहाँ गर्ट्रूड मरी पड़ी है, यहाँ क्लॉडियस है, ये हैमलेट है, इस तरह से 4 लाशें पड़ी हैं समझो, यहाँ लियटिस है। बट द बेसिक मोटिव ऑफ द प्ले इज नथिंग बट रिवेंज, लेकिन जो बेसिक मोटिव है वो है रिवेंज और कुछ नहीं है। इट कैन नॉट बी डिनाइड। तो हम कह सकते हैं कि इस रिवेंज, इसमें का बेसिक मोटिव रिवेंज है, इसलिए परफेक्ट रिवेंज ट्रेजेडी है। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।